नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आज के एक ऐसे डिसीजन की चर्चा करने जा रहे हैं जो देश के लोगों के गले तो नहीं उतरेगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ का सिस्टम और सिस्टम के अनुरूप ही चलना होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्डर आज का आया है ये पब्लिक परसेप्शन के आधार पर सही नहीं उतरता। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एक सरकारी कर्मचारी की, सेक्शन 319 ऑफ सीआरपीसी। हालांकि इस जजमेंट में उन्होंने मेंशन किया है कि अब इसका करस्पॉन्डिंग बीएनएसएस में 358 हो गया है, यानी कि जो अभी तक सीआरपीसी में 319 सेक्शन हुआ करता था वो 358 सेक्शन हो गया है इसका। इसके अतिरिक्त सेक्शन 197 सेक्शन 197 हुआ करता था आईपीसी का, जिसमें प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की बात कही गई है 197 में। 218 अब करस्पॉन्डेंस सेक्शन हो गया है सीआरपीसी का। तो इसके साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 19 यहां पर रखा हुआ है। हालांकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कोई फर्क आया नहीं है। सेक्शन 19 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट, सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी, 218 बीएनएसएस, सेक्शन 319 सीआरपीसी, 358 बीएनएसएस, ये इन पर पूरा का पूरा मामला डिपेंडेबल है। सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी पुरानी वाली, जब हम बात करते हैं सेक्शन 190 की, आज नए वाले की हम 210 की बात करते हैं, जो उस समय अपने हिसाब से कॉग्निजेंस लेता था। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो कॉग्निजेंस 193 का 213 में अब लिया जा रहा है या अब कॉग्निजेंस लिया जाएगा, उस मामले में क्या है। मैं इसके थोड़े से फैक्ट आपको बताता हूं, फिर प्योर लीगल रीजनिंग है। जो भी सरकारी नौकरी करना चाहता है उनके लिए, जो सरकार को रिश्वत देते हैं, सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं उनके लिए, मशीनरी को रिश्वत लेते हैं देते हैं उनके लिए, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, या किसी और बिजली विभाग से लेकर किसी अन्य विभाग के हों। हम जानते हैं कि देश करप्शन में डूबा हुआ है और देश को करप्शन से उभारने के लिए ही आज देश में बहुत आम जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कह रही है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी मेरी नज़र में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जब तक हम हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं करेंगे, जब तक हम भारत में हिंदू शासन की स्थापना नहीं करेंगे, तब तक हम ये अंग्रेजी विधियों से या अंग्रेजी सिस्टम से चलने वाला देश ये सफल नहीं हो सकता। सरकार किसी की भी हो, कुछ समय के लिए वो हो सकता है थोड़ी कड़ाई करे तो बचाव कर ले, और कड़ाई ना करे तो ना बचाव कर पाए। मैं लगातार ये बात कहता आया हूं कई वर्षों से कि 75 साल से देश के आज़ाद होने के बाद भारत में अभी 2024 तक तो कोई ऐसी सरकार या सरकार ही नहीं बैठी। जो भी है वो सिस्टम है, सिस्टम चल रहा है। जो चुनाव जीत कर आता है उस सिस्टम पर सवार हो जाता है, उस सिस्टम पर सवार होने के बाद अपनी मन मर्जी के कुछ काम कर लेता है, अपनी इच्छा पूर्ति कर लेता है, अपने लोगों की इच्छा पूर्ति कर लेता है, अपने उसके कुछ सपने होते हैं उनको पूरा कर लेता है। लेकिन किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया कि अंग्रेजी सिस्टम को हटाकर भारतीय सिस्टम की स्थापना कर दी जाए, ताकि हम देश में सरकार सही मायने में बन सके। शिवाजी महाराज के समय पर सही मायने में सरकार थी, महाराणा प्रताप के समय पर सही मायने में सरकार थी, सिस्टम सरकार के मातहत आता था। आज की तारीख में सिस्टम और जुडिशरी सरकार के ऊपर बैठ चुका है। सरकार कुछ समय के लिए बनती है और अपने सपने पूरे कर लेती है, बस इतना उसका सपना पूर्ण हो जाता है, उसके कुछ खर्चे वर्चे हो जाते हैं, उसको कुछ ऐश करने को मिल जाता है, कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने को मिल जाता है, और उसके अहंकार को पूर्ति मिल जाती है, लोग सैल्यूट कर लेते हैं, लोग उनको नमस्कार कर लेते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनकी कुछ कुंठाएं हैं जो दूसरों पर मुकदमे डालकर, दूसरों को गिरफ्तार करके, दूसरों को परेशान करके या निस्ते नाबूद करने की कल्पना लेकर काम करना शुरू करते हैं। पिछले 75 साल से हमारे देश में यही हुआ, और उसका परिणाम ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर अगर हम घुसते हैं तो बहुत कुछ सामने आता है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस प्रताप सिंह वर्का, ये ये केस का नाम है।
और प्रताप सिंह वर्का के केस में हुआ यूं, अगर हम उसके बेसिक फंडामेंटल्स पर जाते हैं तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, बहुत बड़े मैं इसके फैक्ट नहीं बताऊंगा लेकिन कुछ फैक्ट तो बताने ही होंगे। एक व्यक्ति जेल में बंद है, जेल में बंद व्यक्ति चाहता है कि किसी हॉस्पिटल में उसको रिलीफ के लिए भेज दिया जाए, जेल रेफर कर दे, वो हॉस्पिटल में आ जाए, डॉक्टर उसको एडमिट कर ले। डॉक्टर एडमिट करे, इसके लिए हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अस्पतालों में भी, सरकारी अस्पतालों में किस प्रकार का भ्रष्टाचार हो, क्यों ना हो। 1-1 करोड़ की डिग्री लेकर अगर कोई बनेगा और ये नीट जैसी परीक्षा लीक करके कुछ पैसे 50 लाख रुपया खर्च करके वो सरकारी स्कूल में एडमिशन लेगा और नहीं तो प्राइवेट डिग्री यूक्रेन वगैरह लेने जाएगा, तो करोड़ों रुपया खर्च करके आया है, उसको आप उतनी सैलरी नहीं देते कि वो सही से कर सके। परिणाम यही निकलेगा कि वो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और कर नहीं सकता। भ्रष्टाचार के लिए वो छोटे छोटे कामों के लिए हजार हजार 10-10 हजार रुपए में बिकता है, क्योंकि उसको पैसे चाहिए। एक नर्सिंग होम भी बनाना है, उसको अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाना है, उसके लिए भी 1-2 करोड़ रुपया चाहिए। और क्या बताऊं आपको, यहाँ मामला यह है कि डॉक्टर ने 10 हजार रुपए की डिमांड की, डॉक्टर को 10 हजार रुपए दिए गए, लेकिन डॉक्टर को वो 10 हजार रुपए दिए गए उसके वार्ड बॉय के माध्यम से, 5-5 हजार रुपए 2 बार। एक बार 5 हजार रुपए दे दिए गए, उसके बाद विजिलेंस ऑफिसर को खबर कर दी गई, पुलिस विजिलेंस को, पुलिस विजिलेंस वहां पर पहुंच गई या उसने रंगे हाथों पकड़ लिया। कुल मिलाकर 5 हजार रुपए जो दूसरी किश्त के जा रहे थे डॉक्टर के पास, वो 5 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। वो श्रीमान जी गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद वो जेल से जमानत लेकर आए, मामला कोर्ट में शुरू हो गया। कोर्ट में शुरू होते समय ये जो वार्ड बॉय प्राइवेट व्यक्ति है या कोई और व्यक्ति है, ये जो कह रहा है कि मेरे से 5 हजार रुपए मैंने जो पैसा लिया है, मैंने अपने लिए नहीं लिया साहब, मैंने तो डॉक्टर साहब के लिए लिया था। डॉक्टर साहब का मेरे में इतनी औकात कहाँ है कि किसी को एडमिट करने के पैसे ले लूँ। मेरे पास पक्के एविडेंस हैं, मेरे पास पक्का सबूत है, मेरे पास पक्के गवाह भी हैं, और ये सब कुछ मैं बता रहा हूं कि इसके तहत मैं वहाँ मैंने मतलब मैं प्रूफ, ये प्रूफ हो जाएगा और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि साहब मैंने डॉक्टर साहब के लिए लिया। जिसने कंप्लेनेंट है वो भी कह रहा है डॉक्टर ने मांगे, बाकी लोग भी कह रहे हैं हाँ डॉक्टर ने पैसे मांगे या डॉक्टर के पास पैसे गए। अब वो चूंकि सरकारी अस्पताल है तो डॉक्टर साहब सरकारी आदमी है। अब सरकारी आदमी को कैसे केस फाइल होगा, अब इसके नियमों को पढ़ना चाहिए। जब मैंने कहा कि सेक्शन 197 सीआरपीसी, सेक्शन 197 सीआरपीसी की जब हम बात कर रहे हैं तो फिर उसका करस्पॉन्डेंस सेक्शन यहां पर ये बता रहा है, करस्पॉन्डेंस सेक्शन में 218 218 ये बता रहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कॉग्निजेंस नहीं लिया जा सकता बिना सरकार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन के। यानी कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति ने कोई भी क्राइम किया हो सरकारी नौकरी के दौरान, सरकारी भ्रष्टाचार के मामले में, अगर किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, आपने रंगे हाथों पकड़ लिया, तो भी ये कह रहा है कि उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकार कॉम्पिटेंट है, उससे अनुमति न ले ली जाए। अब यही बात ले जाकर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में ले आइए, प्रिवेंशन ऑफ भ्रष्टाचार निरोधक में, उसका सेक्शन 19 भी यही बात कह रहा है। और सेक्शन 19 उसका यही कह रहा है कि साहब कॉग्निजेंस नहीं ले सकते आप, उसको उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, यहां तक कि केस का कॉग्निजेंस भी नहीं ले सकते अगर वो सरकारी भ्रष्टाचार का मामला है। अब जब कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते, लेकिन जब केस चला था, यहां पर जो टैक्टिक है वो ये है, जब केस शुरू हुआ था तो प्राइवेट पर्सन के खिलाफ शुरू हुआ था, एविडेंस आ गए, कॉग्निजेंस ऑफेंस का लिया जा चुका है, क्योंकि कॉग्निजेंस के मामले में ऑफेंस का कॉग्निजेंस होता है, ऑफेंडर का नहीं। ऑफेंडर तो अब ढूंढा जाता है। ये तो कंफर्म है कि यहां पर रिश्वत ली गई, रिश्वत दी गई, रंगे हाथों पकड़ा गया, ये सब कुछ है। लेकिन कोर्ट को प्रोहिबिशन है कि आप केस नहीं चला सकते जब तक कि सरकार या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको अनुमति न दे दे, सैंक्शन न दे दे। ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया, प्राइवेट पर्सन के खिलाफ मुकदमा चल गया,
ट्रायल के दौरान उसने स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट के आधार पर और जो एविडेंसेस जमा हुए, उन एविडेंसेस के आधार पर यह बात सिद्ध हो गई कि डॉक्टर साहब करप्ट हैं। अब डॉक्टर साहब पे ट्रायल चलना है, लेकिन डॉक्टर साहब पर ट्रायल चलेगा कैसे? तो उसके लिए सीआरपीसी के ही सेक्शन 319, मतलब सीआरपीसी के 319 और आज का बीएनएसएस का 358, 319 ये कह रहा है कि चार्जशीट में नाम हो ना हो। इसमें हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक पुराना जजमेंट है, जिसमें 5 जजों की बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देख लीजिए, सेक्शन 319 के तहत एक्यूज का नाम था एफआईआर में, नहीं था कोई मतलब नहीं, कॉग्निजेंस लेते समय था नहीं है कोई मतलब नहीं, चार्जशीट में आया नहीं आया कोई मतलब नहीं, किसी के उसमें आया नहीं आया कोई मतलब नहीं। और अगर ट्रायल के दौरान इसका नाम आ जाता है किसी व्यक्ति का और कोर्ट सेटिस्फाई है कि भाई ये एक्यूज्ड है क्योंकि एविडेंसेस मेरे पास सफिशिएंट हैं इसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए, तो धारा 358 बीएनएसएस की और पुरानी सीआरपीसी की 319 ये कहती है कि ऐसे मामलों में उसको एक्यूज्ड बनाया जा सकता है और उसको सम्मन तत्काल किया जा सकता है। यानी कि एक्यूज्ड बनाने के बाद सम्मन किया जा सकता है और उस पर ट्रायल चलाएगा। ये कोर्ट के डिस्कशन की मामला है, क्योंकि कोर्ट के पास सफिशिएंट एविडेंसेस हैं जिससे कोर्ट ये कह सकता है कि ये व्यक्ति अभी मेरी नजर में, पुलिस की नजर में नहीं, सरकार की नजर में नहीं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं, इनकी किसी की बात मत करिए, न्यायालय में जो रिकॉर्ड आया, न्यायालय में जो चीज आई या न्यायालय में जो एविडेंसेस आए, उनके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये श्रीमान जी करप्ट हैं, इनके खिलाफ ट्रायल चलाया जाना चाहिए। कोई न्यायालय उनको जेल नहीं भेज रहा, कोई न्यायालय, मतलब जेल से मतलब कोई न्यायालय अभी निर्णय नहीं ले रहा कि ये जो है वो करप्ट हैं। न्यायालय कह रहा है, न्यायालय की नजर में जो एविडेंसेस आए, उन एविडेंसेस के आधार पर यह बात सुनिश्चित होती है कि श्रीमान जी करप्ट हैं और ये क्राइम में पाए गए। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि सेक्शन 319 का सम्मन कोर्ट ने कर दिया क्योंकि कोर्ट सेटिस्फाई हो गया, सारे एविडेंसेस आ गए डॉक्टर साहब के खिलाफ। डॉक्टर साहब ऑनरेबल हाई कोर्ट चले गए, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और डॉक्टर साहब की प्ली ये थी कि साहब हमारे खिलाफ तो मुकदमा चल ही नहीं सकते, हम तो सरकार हैं, और सरकार है का मतलब सरकार से अनुमति चाहिए, चीफ सेक्रेटरी या फिर उनका प्रमुख सचिव मेडिकल या जो भी रहेगा हेल्थ मिनिस्ट्री का, उसके उसके बगैर कैसे हमारे खिलाफ मुकदमा चला दोगे? मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कम से कम सैंक्शन देगी तभी मुकदमा, क्योंकि सैंक्शन का रूल ये है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उससे बड़ी अथॉरिटी है वो सैंक्शन देती है, छोटी अथॉरिटी दे नहीं सकती। इसलिए मेरे खिलाफ मुकदमा तो चलाया ही नहीं जा सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट इनके चार्जेस वापस ले लेता है, यानी कि क्वैश कर देता है। मामला सुप्रीम कोर्ट आता है, राज्य उस सुप्रीम कोर्ट लेकर आता है और राज्य कहता है कि भाई हमने पकड़ा है, मेरे सामने का मामला है, भले ही ये केंद्र सरकार का वो हो और इसकी सैंक्शन ना हो, लेकिन ये हो गया है और कोर्ट भी उस पर सेटिस्फाइड है कि भाई ये तो क्राइम हुआ है और इस पर हम ट्रायल चला रहे हैं, कोई जजमेंट नहीं देने जा रहे। और अभी सुप्रीम कोर्ट चला आता है, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आपने सब कुछ ठीक है, सब कुछ पकड़ लिया, एविडेंसेस को एप्रिशिएट कोर्ट नहीं कर रहा, वो प्रोसीजरल मैकेनिज्म के आधार पर कह रहा है कि सेक्शन 197 या करस्पॉन्डिंग प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 19 जजेस और पब्लिक सर्वेंट, वहां वर्ड इस्तेमाल हुआ है 197 में, जजेस और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कॉग्निजेंस तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको सैंक्शन न दे दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सैंक्शन अगर वो ना दे दे, जजेस मतलब प्रोसिक्यूशन, जजेस और पब्लिक सर्वेंट का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, तो एक ही बिरादरी का मामला आ गया क्योंकि सभी पब्लिक सर्वेंट हैं। अब वो कोई अपने आप को लॉर्डशिप समझे, कोई अपने को पब्लिक सर्वेंट ना समझे, मैं मानता हूं कि ये सभी सर्वेंट हैं भारत के। और नई बीएनएस में जो सेक्शन 218 लिखा गया उसमें ये बात कही भी गई है, उसमें ये बात कही गई है सेक्शन 218 1B में कि जो पुरानी सीआरपीसी में 197 में किस डिले टैक्टिक थी जिसके आधार पर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के लिए सालों फाइल पड़ी रहती थी और मुकदमा वहीं रुक जाता था, वो नहीं चलेगा। 120 दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगिए, 120 दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, जो भी निर्णय लेना है। और अगर 120 दिन के अंदर मतलब 40 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया गया तो यह माना जाएगा कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन हो गया, यानी कि प्रोसिक्यूशन के लिए अनुमति मिल गई। अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है और आपने डाला है या तो मना करेगा, नहीं करता तो हो गया।
और ट्रायल चलाइए आगे। यहां पर समस्या ये है, अभी उसमें तो 358 नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया, 319 की जगह 358, क्योंकि परिवर्तन नहीं। लेकिन सेक्शन 19 का जो करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल सेक्शन है 197, उसका जो 218 है वो कहता है कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन। अब मतलब ये हो गया कि इसके मतलब ये कहने लगा अब नया वाला कि अगर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं लिया गया है और कोर्ट को मालूम है कि इस मामले में ये है, तो फिर सेक्शन 319 का सेक्शन 319 रेड विद सेक्शन 218, 398, यानी कि आज का तीन नई बीएनएसएस का 358, उसको पढ़िए 218 के साथ। तो फिर ये कह रहा है कि मैक्सिमम 120 दिन की डिले हो सकती है। आप सैंक्शन के लिए लिखिए, सैंक्शन नहीं देता तो 120 दिन के अंदर सैंक्शन मान ली जाएगी और ट्रायल चलाइए। इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे मुझे याद है कि 2015 में एक जजमेंट आया था कि इसमें सीबीआई के कानून में, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सेक्शन 6A शायद जोड़ दिया गया था, ज्यादा मुझे याद है, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा 2006 में। कौन सा 6A था या कोई सेक्शन था, मुझे सेक्शन सही से याद नहीं, 2006 में जोड़ दिया गया था, जिसको चैलेंज किया गया था। तो यह कहा गया था कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं बैठ सकता जब तक कि उसका सैंक्शन न मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी सैंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, सैंक्शन की जरूरत मुकदमा चलाने के लिए पड़ती है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो बिना सैंक्शन के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, यह प्रावधान ही बेसिकली गलत है। आज पोजीशन यह है कि मुकदमा चलाने के लिए, भाई मुकदमा तो नहीं चलाया गया इनके खिलाफ, मुकदमा तो किसी और के खिलाफ चलाया गया। जब मुकदमा चल रहा था उस समय एविडेंस आ गया कि मेन अक्यूज तो डॉक्टर साहब हैं, जो सरकारी डॉक्टर हैं, और सरकारी डॉक्टर रिश्वत 10,000 रुपए के ले रहा था कि वो अस्पताल में एडमिट कर देगा। एडमिट करने की 10,000 रुपए उसने लिए हैं। अब ये तो अपोजिट पार्टी ने वीडियो शूट किया हो या कुछ और हो गया, विजिलेंस वालों को बुलाया, कुछ भी किया हो, लेकिन ये पकड़ गए थे। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भले ही पकड़ गए हों, रंगे हाथों पकड़े गए हों, ट्रायल कोर्ट के पास एविडेंसेस आ गए हों, लेकिन सेक्शन 19 की कंप्लाइंस के बगैर आप उन पर ट्रायल नहीं चला सकते। अगर आप उन पर ट्रायल चलाते हैं तो बेसिकली फंडामेंटली ये गलत है, चाहे करप्ट क्यों नहीं है। मैं लगातार कहता हूं इस मशीनरी को, इस जुडिशरी को रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। अदरवाइज पिछले 200-250 वर्षों की बनाई हुई ये जुडिशरी, 200-250 वर्षों से चल रहा ये पब्लिक सिस्टम, ये भारत को कभी उभरने नहीं देगा। बिल्कुल वैसे ही कितना ही अच्छा बीज खेत में डाल दीजिए, अगर उसमें घास उगाई, अगर उसमें मोथा उगाया, अगर उसमें अनवांटेड एलिमेंट घास उगाई, तो वो पौधे को पनपने नहीं देगी, उसमें फल कभी निकलने नहीं देगी, उसमें फल फूल बनने ही नहीं देगी, वो सब खा जाएगी उसको। ये जो मोथा निकल आया है, ये जो खेतों में निकल आया है, ये जो सिस्टम में निकल आया है, ये आपको पनपने नहीं देगा, देश को पनपने नहीं देगा, देश को बढ़ने नहीं देगा। एक नहीं 1,000 नरेंद्र मोदी जी पैदा हो जाएं, ये करने नहीं देगा जब तक कि शिवाजी महाराज के नियमों के आधार पर नया भारत नहीं बनाएंगे। जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज की जैसे हिंदवी स्वराज की स्थापना नहीं करेंगे, अपना तंत्र नहीं बनाएंगे, तब तक पूरी शक्ति से मोदी जी लगे रहेंगे करप्शन खत्म करने के लिए, लेकिन वो खत्म नहीं कर सकते। उसको खत्म करने का जो एक मूल उपाय है वो ये है कि इस सिस्टम को पुनः जागृत करिए, इस सिस्टम को, इस जुडिशरी को, इस तंत्र को दोबारा बनाइए। हम स्वाधीन हुए, हम स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन आज स्वतंत्रता की भारत को अति आवश्यकता है। कौन करेगा पूरी, भगवान जाने। परमेश्वर स्वयं उतर कर आएंगे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उतर कर आएंगे, या परमात्मा स्वयं उतर कर आएगा, कौन करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन जरूरत है। ये तो मुझे मालूम है क्या करना है, लेकिन भाई मेरी कौन सुनेगा, मेरे से कौन सलाह ले रहा। मैं चिंतन करता हूं, मेरा चिंतन तो मैं आपको सबको सुनाकर और अपनी भड़ास निकाल लेता हूं, लेकिन कौन सुन रहा।
ऐसा चिंतन करने वाले लोगों को की आवश्यकता देश को है, सरकार को सुनने की आवश्यकता है, मुझे मत बुलाइए, लेकिन देश में बहुत लोग इस पर चिंतन करने वाले हैं जो कि भारत में हिंदवी स्वराज की स्थापना कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। अदरवाइज भ्रष्टाचार पकड़ने के बावजूद केस नहीं चला सकते साहब। क्यों? क्योंकि भारत का कानून ऐसी अनुमति नहीं देता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।